गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम सेकेंड चैप्टर फिजिक्स में 12th क्लास के सेकेंड चैप्टर फिजिक्स में एक इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और वो विद्युत विभव का जो फार्मूला है वो हम डिराइव करेंगे। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मतलब किससे है, वो ये है कि ना तो अक्षीय स्थिति में लेना है, ना निरक्षीय स्थिति में लेना है, ना मध्य बिंदु में लेना है। इनके अलावा किसी बिंदु का अर्थ है अक्षीय निरक्षीय मध्य बिंदु को छोड़कर, अक्षीय निरक्षीय मध्य बिंदु को छोड़कर किसी बिंदु पर आ लेना है, ठीक है ना। और उसका एक जो फार्मूला बनेगा, उस फार्मूला से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज़रूरी है नीट जेई बड़े एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम के लिए, है ना। तो इसलिए यदि आप उसको स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तब आप उस क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे जिनके लिए ये क्वेश्चन ज़रूरी है। और यदि आप ऊपर से देखते जाएंगे तब तो आपको बकवास ही लगेगा। तो इसलिए आपको लास्ट तक देखना है, लास्ट में पहुँचेंगे तभी आप उन क्वेश्चन को आप कैच कर पाएंगे जो नीट जेई में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इसका अर्थ है मध्य बिंदु, अक्षीय स्थिति, मध्य बिंदु अक्षीय निरक्षीय स्थिति को छोड़कर। हम ये कहना चाहते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इसका अर्थ है मध्य बिंदु अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति को छोड़कर, इन तीनों केस में नहीं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम उस फार्मूला को बताना चाहते हैं जिससे आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को डिराइव करने के तो कई तरीके हैं, बहुत बड़े बड़े तरीके भी हैं, पर हम वो 60 वाला तरीका बताएंगे जो आप लोगों को आसानी समझ में भी आ जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को बता दें, ये एक अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में भी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r², ये फार्मूला होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का, ये फार्मूला। और निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विभव भी बराबर क्या होता है 0। ये फार्मूला आपसे आना चाहिए। अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव का ये फार्मूला होता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का ये फार्मूला होता है। और इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम वो किसी बिंदु पर विद्युत विभव लाएंगे। बताया ना हमने कि इसको लाने के 2 तरीके हैं, एक तरीका बहुत बड़ा तरीका है, एक छोटा तरीका। तो छोटा वाला हम बता रहे हैं और वो फार्मूला बता देंगे। उस फार्मूला से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर ये रहा एक विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है 2 आवेशों का निकाय, ये -q आवेश हुआ, ये +q आवेश हुआ, ठीक। और इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हुआ वो क्या है P है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ये इसकी दिशा है, ले लो ये। और इसके बीचों बीच में हम एक बिंदु ले लेते हैं O, और इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए क्या ले लें, C ले लेते हैं। ये भी तो विद्युत द्विध्रुव हो गया, ये थीटा कोण पर है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है r θ, ठीक है ना। क्या कहा हमने, देखिए AB क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ये -q और +q आवेशों से मिल करके बना है और उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है P है।
और वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है। और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, C है, और उस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव। और इसका निर्देशांक क्या है, ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है। r थीटा का मतलब होता है मध्य बिंदु से दूरी r और द्विध्रुव अक्ष से थीटा कोण पर वो बिंदु है। द्विध्रुव अक्ष से थीटा कोण पर है और दूरी कितनी है, r। अब हम इस P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसके दो घटक होंगे, एक घटक होगा P साइन थीटा, एक घटक होगा P cos थीटा। तो ये वाला घटक हो गया P cos थीटा और ये वाला घटक हो गया P साइन थीटा। क्या हुआ, P क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण। और उस द्विध्रुव आघूर्ण P के दो घटक हुए, एक घटक हो गया P cos थीटा। P cos थीटा किस दिशा में है, OC में। अब P साइन थीटा किधर है, OD में है। ठीक है ना। फिर इसके बाद अब हम द्विध्रुव की बात न करेंगे। किसकी बात न करेंगे, अब हम द्विध्रुव आघूर्ण के घटकों से बात करेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण के दो घटक कौन कौन है, P साइन थीटा और P cos। तो यदि अब बिंदु C की बात करें तो ये बिंदु C P cos थीटा के लिए अक्षीय स्थिति में है। ये बिंदु C जो है वो P cos थीटा के सापेक्ष कहाँ पड़ता है, और यही बिंदु C P साइन थीटा के लिए कहाँ पड़ता है, निरक्षी में। क्या कहा हमने, जो बिंदु C है वो P cos थीटा के लिए कहाँ है, अक्षी में है। और वही बिंदु C P साइन थीटा के लिए कहाँ है, निरक्षी स्थिति में है। तो P cos थीटा के लिए अक्षीय स्थिति में है, तो ये अक्षीय स्थिति वाला ये सूत्र लगा देंगे। लेकिन जहाँ P लिखा है वो P के जगह पर P का घटक लिखेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, P cos थीटा। अब P साइन थीटा के लिए यही बिंदु कहाँ है, निरक्षीय स्थिति में है। तो निरक्षीय स्थिति में जब बिंदु होता है तो उसके लिए विभव का मान क्या होता है, 0। तो इसके लिए विभव का मान 0 हो जाएगा। यानी P साइन थीटा के लिए विभव का मान यहाँ पर 0 आएगा और P cos थीटा के लिए यहाँ विभव का मान इस फार्मूला से आएगा। और दोनों विभव को जोड़ देंगे तो परिणामी विभव आ जाएगा, वही होगा इस बिंदु का विद्युत विभव। फिर हम थीटा का मान 0 लेंगे तो क्या होगा, 90 लेंगे तो क्या होगा, 30 लेंगे तो क्या होगा, 45 लेंगे तो क्या होगा, 60 लेंगे तो क्या होगा, वो सब कंडीशन में देखेंगे। और वही क्वेश्चन आप लोगों से नीट जेईई में पूछा जाता है फार्मूला के बाद। ठीक है ना। तो यहां हम लिखते हैं, पहले दिख रहा इधर, मान लिया AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये लिखना, है ना। बोर्ड एग्जाम में सब कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए हम लिख के बता रहे हैं। -q से मिलकर बना है, उनके बीच की दूरी 2a है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a होती है। तथा द्विध्रुव आघूर्ण P है। ये रहा P, ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु C है जिसका ध्रुवीय निर्देशांक R थीटा है। उस पर हमें विभव ज्ञात करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए इतना लिखना पड़ेगा, और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो वो फार्मूला आपसे आता रहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
पर आपको बोर्ड एग्जाम में जो काम आएगा सब लिखना पड़ेगा। अब हम क्या कह दिए, पी के 2 घटक होंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं, देखिएगा। अब द्विध्रुव आघूर्ण पी के 2 घटक होंगे, 2 घटक होंगे। नंबर 1 पी कॉस थीटा ओसी दिशा में है, देख लो ये रहा ओसी दिशा में, और पी साइन थीटा ओडी दिशा में, अर्थात ओसी के लंबवत, ओसी के, ठीक है ना। देख लो ओसी दिशा में पी कॉस थीटा, ओडी दिशा में पी साइन थीटा, और पी ओडी दिशा का मतलब ओसी के लंबवत, इतना भी ठीक है। अब हमने क्या कहा, बिंदु सी जो है इसके लिए कहाँ है, अक्षी में, तो अक्षी वाला फार्मूला वो वाला। और बिंदु सी इसके लिए कहाँ है, निरक्षी में, तो निरक्षी के लिए 0, ठीक है ना। अब पी कॉस थीटा के सापेक्ष बिंदु सी अक्षीय स्थिति में है, ये रहा। पी कॉस थीटा के सापेक्ष बिंदु सी अक्षीय स्थिति में है, तो विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला अक्षी में हमने प्रूव किया है। तब पी न की जगह पर पी कॉस थीटा तथा पी साइन थीटा के सापेक्ष बिंदु सी निरक्षीय स्थिति में है, तो विभव V2 बराबर 0। क्यों, निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। अब तब C पर परिणामी विभव, परिणामी विभव यानी कुल विभव, तो V बराबर V1 प्लस V2, 0 प्लस, दिख रहा है ना। तो ऑल ओवर क्या आया, ये आंसर हो गया, ठीक। पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं, ये मेन फार्मूला यही है, इक्वेशन फर्स्ट। एक लाइन इसके आगे लिख सकते हैं क्या, हैं नीचे, या V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर बटे आर क्यूब्ड, पी डॉट आर, यहाँ पी आर कॉस थीटा लिखेंगे तो पी आर हो जाएगा, एक ठो आर का ऊपर नीचे इंटू कर दिया। ये फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी। ये 11th क्लास फिजिक्स में है, कोरोना की वजह से ना पढ़े हो अलग बात है। ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, तो यहाँ पर पी आर कॉस थीटा होगा, आर का इंटू करेंगे तो पी आर कॉस थीटा, पी आर कॉस थीटा, और जब पी आर कॉस थीटा तो डॉट वेक्टर पी डॉट आर, और आर क्यूब नीचे हो गया, है ना। मेन फार्मूला ये है, ठीक है। अब इस फार्मूला से इसी को हम चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, ये आप भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी फार्मूला है। ये विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का ये फार्मूला पी वेक्टर पी डॉट आर अपान आर क्यूब है। इसी को कोई लिखना चाहे तो ये यहाँ लिखे देते हैं, देखना। अच्छा, यहाँ दिखेगा ही नहीं, नीचे दिखेगा ही नहीं, यहाँ लिखे देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर कैप अपान आर स्क्वायर लिख सकते हो। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, यदि आप यहाँ पर आर कैप लिखोगे तो देखो ये आर कैप लिखोगे तो आर स्क्वायर रहेगा, यदि आप आर कैप लिखोगे तो आर
और यदि वेक्टर आर लिखोगे तो आर क्यूब्ड होगा, क्योंकि आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है ना। तो ये अब इसमें हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाएंगे, मान लो थीटा की वैल्यू 0, आपसे परीक्षा पूछा जाएगा कंपटीशन एग्जाम में, वो कह दिया जाएगा कि एक द्विध्रुव है और उस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 45 अंश के कोण पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 45 अंश के कोण पर इतनी दूरी पर विभव कितना होगा। तो आप थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 45 लिख देंगे, आर का मान जितना दिया रहेगा वो रख देंगे, पी का मान जितना दिया रहेगा वो रख देंगे। ठीक है ना। यानी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर थीटा का मान 0, 90, 180, थीटा का मान 0, 30, 45, 60, 90, 4-5 कंडीशन में बताए दे रहे हैं। तो जल्दी जल्दी देखना, स्पेशल केस फार्मूला से देखना। ठीक, क्या करते हैं हम, यदि ये थीटा बराबर 0 तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0/r²। तो क्या आएगा, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 0 1 होता है, तो p/r², ये हुआ। ठीक है। और यदि हम थीटा का मान या थीटा का मान 30 अंश लेते हैं तो क्या होगा, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 30/r²। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r², और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये बन गया। ठीक है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। और यदि मान लीजिए, बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये थीटा बराबर हम 45 लेते हैं तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 45/r²। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r² 1/√2 हो गया। ठीक है ना। तो ये क्या लिखा जाएगा, v = p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²√2, ये आंसर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यदि हम थीटा का मान क्या लिख दें, थीटा का मान 60 डिग्री लिख दें तो क्या होगा। अरे अब तो समझ गए होंगे, वैल्यू भर रख रहे हैं, p cos 60 r² क्या हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r², इसकी 1/2, ये हो गया। ठीक है ना। ध्यान देना, तो इसको 2, 4 या 8 भर कर दिया जाए, कहीं ऐसे परीक्षा में लिख दिया कि v बराबर 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r², तो सही न है। कहीं कह दिया कि ये अक्षीय स्थिति का आधा होता है, यानी 60 अंश का कोण बनाया जाए तो अक्षीय स्थिति का आधा, तो वो भी सही हो जाएगा। 5वां नंबर, यदि थीटा बराबर हम ले लें 0 तो v बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r² cos 90 ले रहे हैं, 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये सब 0 हो गया। अब वैसे भी ये थीटा का मान 90 लेंगे तो वो बिंदु जो है वो निरक्षी में पहुंच जाएगा, और थीटा का मान 0 लेंगे तो अक्षी में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, ये जो मेन फार्मूला है वो याद रखोगे, अब फार्मूला के बाद ये कंडीशन आप लोग याद रखोगे। और यदि बोर्ड एग्जाम की बात है तो बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछा जाता है प्रूव करने के लिए। अब ऐसे बड़े कंपटीशन नीट जेईई के लिए आप फार्मूला पता रहे तो उस फार्मूला से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना, जो फार्मूला है उसका वेक्टर टाइप से कैसे लिखा जाएगा, ये ना कह देना कि विभव तो अदिश राशि है। अरे दो अदिशों का गुणनफल भी तो, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है तो अदिश ना आएगा, और वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है ना, उनका गुणनफल जो है अदिश आएगा। थैंक यू।